सेंट्रल डॉग्मा का लास्ट स्टेप है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इसको हम आम लफ्ज़ों में ट्रांसलेशन कहते हैं या यूँ कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो हमने यूँ पढ़ा कि डीएनए मेक्स आरएनए and RNA makes proteins and proteins are complexes of polypeptide chains, either one polypeptide chain or many polypeptide chains। ये polypeptide chain की सिंथेसिस है। इस अमल को हम ये RNA से प्रोटीन बनने के अमल को हम प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन कहते हैं। तो सेंट्रल डॉग्मा के ये बेसिक पॉइंट्स हैं दैट डीएनए मेक्स डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए मेक्स आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए मेक्स पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज ट्रांसलेशन। अगर हम इसको इसके टेक्निकल सेंस में देखें तो ये यूँ स्टेट की जाएगी दैट अ सीक्वेंस ऑफ deoxyribonucleotides in a particular length of DNA makes a sequence of ribonucleotides in RNA. This makes a sequence of amino acids in a polypeptide chain. And we know, as we studied, कि फ्रेडरिक सांगर की स्टडी थी कि polypeptide chains they have a very specific sequence of amino acids। ये अमाइनो एसिड्स की तरतीब और तादाद पॉलीपेप्टाइड चेन में स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डी न्यूक्लियोटाइड्स, दिस जनरेट्स अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए, especially in messenger RNA, this generates a very particular specific sequence of amino acids in a polypeptide chain. This process is called as translation। किस चीज़ की ट्रांसलेशन? Language of ribonucleotides in mRNA is being translated into language of amino acids in polypeptide chain। ये इन दो लैंग्वेजेस की तब्दीली है। एक बात फिर ज़हन में रखें, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए डीएनए ही रहता है। मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, मैसेंजर आरएनए ही रहता है और उसके अंदर मौजूद राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस को फॉलो करके अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस की एक स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है। ये कन्वर्शंस नहीं है, ये फॉर्मेशन है। सो वी से दैट डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स पॉलीपेप्टाइड्स। ये प्रोटीन सिंथेसिस का अमल कैसे होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का अमल तीनों किस्मों के आरएनए मिलकर करते हैं। हमने पढ़ लिए वो तीन किस्मों के आरएनए क्या हैं, उनकी फीचर्स क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनके जीन्स क्या हैं, उनकी ट्रांसक्रिप्शन कैसे कैसे होती है और उनमें चेंजेस क्या आती हैं और हर किस्म के आरएनए का पर्टिकुलर रोल क्या है। मैसेंजर आरएनए मैसेज ला रहा है, राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम्स में है वो उस मैसेज को, उस कोड को डी कोड कर सकता है और उसने उसको रीड करना। वो डी कोडर है, वो ट्रांसलेटर है। ट्रांसफ़र आरएनए ने इन दोनों किस्मों के आरएनएज के साथ इंटरेक्शन करके उस सिस्टम पर अमाइनो एसिड्स ट्रांसफ़र करना होते हैं। उनकी डिटेल्स जो बेसिक्स थी वो हम ऑलरेडी जान चुके। अब हम इन तीनों की कोवर्किंग को इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन की हेडिंग के अंडर समझेंगे। सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन or protein synthesis, this is constituted by three different phenomena that are called as initiation, elongation and termination। Initiation of this process of protein synthesis is accompanied by
formation of a complex that is called as initiation assembly or initiation complex. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ये तीनों किस्मों के आरएनएज के इकट्ठे हो जाने से बनने वाला कॉम्प्लेक्स होगा। जब तीनों किस्मों के आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम और उस पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए इकट्ठे हो जाएंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, तो अब हम कहेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इनिशिएशन करवाने के लिए सेल्स के पास 3 एंजाइम्स होते हैं, इन्हें हम इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं। इनिशिएशन फैक्टर्स IF से इनको शो किया जाता है और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये डिफरेंट प्रोटीन्स और उनके लिए स्पेसिफिकली नाम लिखे जाते हैं। मसलन यहाँ लिखा जाता है IF1, IF2, IF3, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। जबकि यूकैरियोट्स में इन्हीं नामों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ यूकैरियोट का स्मॉल e हम लिख देते हैं। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3, EIF1, 2 एंड 3। इनके क्या रोल्स हैं? तो एक बात इसमें अंडरस्टूड है कि इनिशिएशन फैक्टर 1 का रोल उतना वेल स्टडीड नहीं है, कंफर्म नहीं है हम कि इनिशिएशन फैक्टर 1 क्या करता है। मैं एक बात में उसकी समरी कर देता हूँ जो बड़ी डिटेल से डिस्कस की जाती हैं कि किसी तरीके से जिसका हमें ख़ास पता नहीं है, ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं, ये राइबोसोमल रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। राइबोसोम के सब यूनिट्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस में यहाँ इकट्ठे होने हैं और उन्होंने राइबोसोम बनाना है, उन राइबोसोम्स की रिसाइकलिंग दोबारा इस्तेमाल में किसी ना किसी तरह ये इनिशिएशन फैक्टर 1 यूज़ होता है। इनिशिएशन फैक्टर 2 और 3 के रोल्स वेल स्टडीड। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है ना कि ये अमल शुरू कहाँ से होगा, सबसे पहले क्या होगा? 3 किस्मों के आरएनएज का इंटरेक्शन, इनिशिएशन। इनमें से सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए के दरमियान इंटरेक्शन होता है। राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इसको हम यूं शो करते हैं, ये जुड़ता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स को हम शो कर रहे हैं, से दिस इज 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ये इनिशिएशन फैक्टर 3 के साथ जुड़ जाता है। ये प्रोटीन इसको लाएगा, ये एंजाइम इनिशिएशन फैक्टर 3 इस स्मॉलर सब यूनिट का इंटरेक्शन करवाएगा। किसके साथ करवाएगा? मैसेंजर आरएनए। अब ये है मैसेंजर आरएनए। mRNA पर जो कोड्स हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन में। सपोज यहाँ AUG है, AUG से पहले वाला ये पोर्शन मैसेंजर आरएनए का, इसकी लेंथ अलग अलग mRNAs में वेरी करती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स में ये जो इससे पहले वाला पोर्शन यानी इनिशिएशन कोडोन से पहले भी आरएनए बना हुआ होता, जिसको हमने प्रीवियस किसी भी डिस्कशन में नहीं मेंशन की। इसका मतलब है कि वो जीन का जो डाउनस्ट्रीम जोन है वो स्टार्ट AUG से नहीं होता, उससे पहले AUG से पहले कुछ रीजन होती जिसकी ट्रांसक्रिप्शन बाकायदा होती है और AUG मैसेंजर आरएनए की इस जोन में पाया जाता है। ये वेरी करता है कि इससे पहले कितने न्यूक्लियोटाइड्स का mRNA बना होगा। इसका काम ट्रांसलेशन में तो यकीनन नहीं है, क्योंकि इनिशिएशन कोडोन तो ये है। इसका काम है इस 30S राइबोसोमल आरएनए, 30S राइबोसोमल सब यूनिट में मौजूद 16S राइबोसोमल आरएनए के साथ इंटरेक्शन करना।
इसे कहते हैं हम लीडर mRNA। ये लीडर सीक्वेंस, ये एक डिस्क्रिप्शन है कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ जीन्स में से मैं ये डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। दिस इज नॉट द केस फॉर ऑल जीन्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। टू बी वेरी स्पेसिफिक, प्रोकैरियोट्स के कुछ जीन्स में, या यूं कह लें कि काफ़ी जीन्स में, ये सीक्वेंस इस 16S राइबोसोमल आरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इस लीडर के अंदर मौजूद एक खास पोर्शन, ये जो सीक्वेंस है 16S राइबोसोमल आरएनए में, मसलन यूं हमने वो लूप स्टेम्स अभी शो किए थे प्रीवियस डिस्कशन में कि लेट अस सपोज कि ये 16S mRNA है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टेम्स एंड लूप्स होते हैं। अच्छा, ये इसका 3 प्राइम एंड है। ये अब 16S राइबोसोमल आरएनए मौजूद है इस स्मॉलर सब यूनिट, इसका ये जो 3 प्राइम एंड, इस पर यहाँ एक सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड शाइन एंड डेलगैर्नो सीक्वेंस। शाइन एंड डेलगैर्नो सीक्वेंस, ये साइंटिस्ट्स के नेम। इस सीक्वेंस ने लीडर mRNA की एक रीजन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करनी है, और इस सीक्वेंस के जरिए पहचाना जाएगा कि स्टार्ट कोडोन कहाँ है और कौन सा है। स्टार्ट कोडोन्स प्रोकैरियोट्स में AUG के अलावा भी होते, GUG भी हो सकता है, लेकिन वो भी हम मेंशन नहीं करते। इस सीक्वेंस के जरिए यहाँ 30S राइबोसोमल आरएनए आके बाइंड होता है, तो इसकी एडिशन सबसे पहले होनी है। और हम अब जो डायग्राम यहाँ स्केच आउट करते हैं उसमें हम शो करते हैं कि ये फर्स्ट कोडोन है AUG, और यहाँ आके लग गया स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट इनिशिएशन फैक्टर 3 के जरिए, IF3 के जरिए ये आके यहाँ लग गया। तो ये लीडर mRNA का काम है और ये इस स्मॉलर सब यूनिट का काम है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स किसके दरमियान बनेगा? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट प्लस दिस मैसेंजर आरएनए। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होगा वो मैसेंजर आरएनए और इस स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के दरमियान होगा। ये इनिशिएशन असेंबली बनने का आगाज़ है। इनिशिएशन के इस मरहले के बाद अब दूसरा जो कंपोनेंट यहाँ आता है, जो दूसरा कंपोनेंट ऐड होता है, उसे लाता है इनिशिएशन फैक्टर 2, और वो है इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए कौन सा है? UAC एंटीकोडोन वाला। AUG के कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन इसके पास है। इस पर लगा हुआ है मिथायोनिन अमाइनो एसिड। ये मिथायोनिन है, आपको मैंने बताया थोड़ा सा उसके मुतालिक कि ये उसका सेंट्रल कार्बन है, ये इसका अमाइनो ग्रुप है। अच्छा, ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जो कि ये देखो ना, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के जरिए इसके साथ लिंक हुआ ये हाइड्रोजन, और यहाँ जो R ग्रुप है मिथायोनिन का, वो मैं उसे साइक्लिक कह गया था प्रीवियस लेक्चर में, ऐसा नहीं है। ये CH2 ट्वाइस सल्फर और मिथाइल, ये मिथायोनिन अमाइनो एसिड। मिथायोनिन अमाइनो एसिड का N टर्मिनल, इसका ये जो NH2 है, इसकी एक हाइड्रोजन की जगह आप CHO लिख दें। ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ ऐड कर दें तो ये N फॉर्मेल्डिहाइड मिथायोनिन हो, N फॉर्मेल्डिहाइड मिथायोनिन अमाइनो एसिड। इस इनिशिएटर tRNA पे लगाओ, इसको लाना है इनिशिएशन फैक्टर 2 ने। इनिशिएशन फैक्टर 2 इस इनिशिएटर tRNA को कैरी करता है, IF2, और यहाँ AUG कोडोन के ऊपर इसको ट्रांसफर कर दे। और अब यहाँ बाइंडिंग होती है UAC
और ये लगा हुआ है tRNA और इस पर मौजूद है N फॉर्मेल्डिहाइड मिथायोनीन। इसे कहते हैं इनिशिएटर tRNA। ये पहला अमाइनो एसिड, ये पहला एंटीकोडोन, ये पहला कोडोन। दूसरी चीज जो यहाँ ऐड होती है इस कॉम्प्लेक्स में वो इनिशिएटर ट्रांसफर आर। तीसरे नंबर पर इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन्स जारी है, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट आता है। और ये कहा हमने कि इनिशिएशन फैक्टर 1 का शायद ये काम है कि वो यहाँ लाएगा लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आता है। इसका आना एक स्पेसिफिसिटी रखता है। लार्जर सब यूनिट के 3 साइट्स होती, 3 पोर्शंस होते। ये साइट ए साइट कहलाती, ये साइट ई साइट कहलाती है और ये साइट पी साइट कहलाती है। लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट इस कॉम्प्लेक्स पे कैसे आया, ये स्पेसिफिसिटी बताना। तो यूं कहा जाता है दैट लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट अराइव्स और रिजाइड्स ऑन दिस कॉम्प्लेक्स in such a way that its P site this arrives on this initiator tRNA। P site ने यहां आना है जहां पहला ट्रांसफर RNA ऑलरेडी ऐड हो चुका, इसने ही इधर आना, ना A साइट ने आना ना E साइट ने आना। P साइट वाली जगह से राइबोसोम्स का लार्जर सब यूनिट यहां आएगा। सो ये तीनों किस्मों के RNA इस तरह इकट्ठे होते हैं एंड दिस इज नाउ कॉल्ड एज इनिशिएशन असेंबली और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये अपना अपना काम करते हैं और यहां से रिमूव हो जाते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 1 भी, 2 भी, 3 भी। इनिशिएशन फैक्टर 2 को ये काम करने के लिए एक ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से एनर्जी लेना पड़ता है। जीडीपी प्लस फॉस्फेट ये हाइड्रोलाइज होता। एक एटीपी यूज हुआ था इस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए पर शिफ्ट करने के लिए। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का काम एनर्जी डिपेंडेंट है, एटीपी से एनर्जी लेता है। इनिशिएशन फैक्टर 2 ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से एनर्जी लेता है। ये कॉम्प्लेक्स बना। आपकी बुक में डायग्राम्स जैसे भी बनी हुई है उन्हें मैनेज करना आपका काम है। तरतीब यही है, सीक्वेंस मैंने आपको बता दी। अब जो यहां तक है इनिशिएशन, इनिशिएशन के बाद दूसरा मरहला शुरू होता है दैट इज इलोंगेशन। इस पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होनी और पॉलीपेप्टाइड चेन ने इलोंगेट होना। ये इलोंगेशन का अमल भी मुख्तलिफ एंजाइम्स के जरिए होता है। इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन हम उसको लिखते हैं इलोंगेशन। एक एंजाइम है इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल, एक एंजाइम है इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल, और एक एंजाइम है इलोंगेशन फैक्टर जी या सिंपली जी फैक्टर। नाम मैंने बोल दिए, पूरा नाम इनका क्या। इन पहले 2 एंजाइम्स का काम अगला हर ट्रांसफर आरएनए यहां लाना। यही वजह है कि इनिशिएशन फैक्टर स्पेसिफिक है इस इनिशिएटर टीआरएनए के लिए, और ये स्पेसिफिक है अगले हर ट्रांसफर आरएनए के लिए। जितनी भी किस्मों के टीआरएनए इस इनिशिएटर टीआरएनए के अलावा हैं। इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल का काम क्या है, EFTS का। अब सिंप्लीफाई करके हम यहां स्केच आउट कर लेते हैं। ये तो हो गया ना इनिशिएशन। अब क्या है ये देखो, EFTS 2 चीजों के दरमियान इंटरेक्शन करवाता है। क्या क्या? EFTU प्लस GTP, एक और GTP और इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल के दरमियान इंटरेक्शन करवाता है। EFTS के इस वर्किंग से एक कॉम्प्लेक्स बनता है इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल प्लस GTP। यहां GTP लगा, एनर्जी
जनरेट हो गई, ये एंजाइम एक्टिवेट हो गई, इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल इस जीटीपी की एनर्जी से एक्टिवेट होकर क्या करता है, अगला ट्रांसफर आरएनए लगता है। हर अगला ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसाइल साइट में आना है, अटैचमेंट साइट या अमाइनो एसाइल साइट इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट टीआरएनए कौन सा होगा, ए साइट में जो कोडोन एक्सपोज हुआ है, मसलन यहाँ ट्रिपल ए कोडोन एक्सपोज हुआ है, तो अब कौन सा टीआरएनए आना चाहिए, अब टीआरएनए वो आएगा जिसके पास ट्रिपल यू एंटी कोडोन होगा और उस पर उसका स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लगा होगा, फिनाइल एलानीन होगा। ये यहां ट्रांसफर करना इस इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल एंजाइम का काम है। और ये जो इस तरह से अमाइनो एसिड जैसे ही ए साइट में आता है, नाउ वी से दिस इज नाउ बिगिनिंग ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन का अमल शुरू हो। अब इन दो एंजाइम्स का तो ये काम है। इधर पेप्टाइडल साइट में एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडाइल सिंथेटेज, ये राइबोसोम का एंजाइम, ये सेल का वो एंजाइम है जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाता है। पेप्टाइड बॉन्ड ये कैसे बनाता है, मैं दो अमाइनो एसिड आमने सामने लिखता हूं, ये पहला अमाइनो एसिड, सपोज ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये इसका COOH बॉन्ड ग्रुप है, ये इसका NH2 ग्रुप है। इस बॉन्ड पर डिटेल से गुफ्तगू हो चुकी। सपोज ये वही ग्लाइसिन ही है दोनों, या चलो ये एलानीन है और ये इसका NH2 ग्रुप है। अच्छा, अगर हम इसको मान लें कि ये वो है मिथायोनीन है, पहला मिथायोनीन है ना, तो ये CH2 ट्वाइस और सल्फर ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, ये है मिथायोनीन। अच्छा, अगला अमाइनो एसिड सपोज आया है ये ग्लाइसिन, ये लगा हुआ है P साइट में, ये लगा हुआ है A साइट में। कैसे है इनका इंटरेक्शन, बस ये समझ, पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस का टेक्निकल मोस्ट पॉइंट यही कैसे लगाओ। ये जो NH है, NH2 है, ये NH2 तो अब है नहीं, इसके यहाँ लग गया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड। ये अभी आपको मैं ये पूरी बात समझा चुका, यहाँ लगा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये है NF मिथायोनीन, ये सिंपल मिथायोनीन तो है नहीं, इसका N वाला सिरा तो एंगेज्ड, उस पर तो फॉर्मेल्डिहाइड लगा हुआ है। तो पता चला कि इस पहले अमाइनो एसिड के COOH और अगले अमाइनो एसिड के NH2 के दरमियान बॉन्ड बनेगा, लेकिन पहले अमाइनो एसिड का COOH वो जुड़ा हुआ है tRNA के 3 प्राइम एंड के एडिनोसिन से, वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी। पहले इसका बॉन्ड तोड़ा जाएगा tRNA से, ये बॉन्ड तोड़ा जाएगा जो अमाइनो एसाइल सिंथेटेज ने बनाया था। अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज ने जो अमाइनो एसिड और tRNA का बॉन्ड बनाया था, वो बॉन्ड पहले तोड़ा जाएगा और ये अमाइनो एसिड आएगा इस फॉर्म में, फिर सिंथेटेज, ये पेप्टाइडाइल सिंथेटेज इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और इस NH2 ग्रुप के दरमियान रिएक्शन करवाएगा और यहाँ CN लिंकेज बनेगा कंडेंसेशन से, -H2O हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, -H2, C डबल बॉन्ड O NH के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज बने, वाटर की एलिमिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल निकले। तो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस में पेप्टाइड बॉन्ड बनने की दो ओरिएंटेशन हो सकती, एक के C2N बने, दूसरा N2C बने। याद रखना है, पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस पेप्टाइडल साइट अमाइनो एसाइल साइट की ओरिएंटेशन में होती है और हमेशा N2C होती है।
पॉलीपेप्टाइड चेन का पहला सिरा जो बाहर निकलेगा वो अमाइनो ग्रुप वाला होगा और लास्ट पर जो उसका एंड बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस N2C होती है। नाइट्रोजन टर्मिनल की तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल की तरफ होता, इसे कहा जाता है इलोंगेशन। कैसे? अब ये ऐड हो गया, ए साइट में टीआरएनए आ गया, पी साइट में लगे हुए टीआरएनए पर से अमाइनो एसिड उतारा, पेप्टाइडाइल सिंथेटेज ने उसका पेप्टाइड लिंकेज बना दिया ए साइट वाले टीआरएनए के साथ, और ए साइट वाले टीआरएनए पर अब 2 अमाइनो एसिड्स हो गए N2C ओरिएंटेशन में। इस पहले अमाइनो एसिड का एन टर्मिनल इधर है, इसका सी उसके एन से जुड़ गया, और ये मॉलिक्यूल जो इस पर है ये क्या कहलाता है? डाइपेप्टाइड। इट्स अ डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, पहले एक अमाइनो एसिड था, अब 2 हो गए, डाइपेप्टाइड। दिस इज इलोंगेशन। इलोंगेशन का लास्ट स्टेप, तरतीब आप देख लें अब क्या बन रही है, तरतीब आप खुद देख लें। इलोंगेशन का लास्ट स्टेप, इलोंगेशन फैक्टर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इलोंगेशन फैक्टर G, ये इलोंगेशन फैक्टर G आके यहां लगता है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक GTP की एनर्जी से, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एनर्जी से 3 न्यूक्लियोटाइड्स फॉरवर्ड मूव करवा देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। सो दिस G फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलोकेज। 3 न्यूक्लियोटाइड्स फॉरवर्ड जाएगा ये कॉम्प्लेक्स, और अब डायग्राम क्या बनेगा, एक स्केच आउट कर लेते हैं यहां इसके बिल्कुल सामने। ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम, ये AUG, ये AAA, अगला भी सपोज यही है कोडोन, कोई भी हो सकता है। ये स्मॉलर, ये लार्जर सब यूनिट। ट्रिपल A पर क्या लगा हुआ है? ट्रिपल A पे लगा हुआ है U वाला, और उस पर लगे हुए हैं अब 2 अमाइनो एसिड्स, लेकिन पहले ये A साइट में था, अब ये P साइट में आ गया, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे मूव करना ऐसे शो करते। AUG पहले P साइट में था, अब वो E साइट में आ गया, एग्जिट साइट में। यहां पर UAC वाला TRN ये एग्जिट साइट से निकल जाएगा जब ये 3 न्यूक्लियोटाइड आगे मूव करेंगे। ये काम है एग्जिट साइट। और ये P साइट में ये टीआरएनए आ गया जो पहले A साइट में था, तो क्या हुआ? ट्रांसलोकेशन। इस अमल को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे मूव कर गए। अब क्या होना है? अब इलोंगेशन का पूरा प्रोसेस वैसे ही अगले ट्रांसफर आरएनए के लिए रिपीट होना है। मैंने इसीलिए यही कोडोन लिखा है। फिर इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल इनका कॉम्प्लेक्स बनाएगा, टेम्परेचर अनस्टेबल अगला टीआरएनए लाएगा, अगला टीआरएनए ट्रिपल U एंटी कोडोन के साथ यहाँ ऐड होगा, उन दोनों का काम खत्म, P साइट का काम शुरू। इस डाइपेप्टाइड को यहाँ से उतारेगा और इसका लिंकेज बना देगा इसके साथ, ये पेप्टाइड बॉन्ड भी N2C ओरिएंटेशन में बन। अब इस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर आगे ट्राइपेप्टाइड 3 अमाइनो एसिड्स जो एक दूसरे से लिंक अप हुए हों, और ये टीआरएनए भी क्या हो गया? एम्प्टी। अब क्या आएगा? G फैक्टर, और G फैक्टर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को 3 न्यूक्लियोटाइड्स फॉरवर्ड ले जाएगा, AUG, AAA, AAA, मसलन यहाँ U है, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट है। अब ये ट्रिपल U वाला जिस पर 3 अमाइनो एसिड्स लगे हुए, ये टीआरएनए इस साइट में P साइट में मौजूद है, और ये ट्रिपल U वाला E साइट से एग्जिट हो जाए और A साइट में ट्रिपल U कोडोन फिर एक्सपोज हो गया। ये G फैक्टर ने काम करवाया। तो अब आप ज़रा समरी कर लो,
कि एक अमाइनो एसिड को ऐड करना हो तो 1 एटीपी की एनर्जी और 3 जीटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। 1 जीटीपी यूज होता है इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 जीटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। 1 जीटीपी यूज होता है जब टीआरएनए को ट्रांसफर करते हैं। 1 जीटीपी यूज होता है जब ट्रांसलोकेशन करते हैं। 1 एटीपी यूज होता है जब टीआरएनए पर अमाइनो एसिड को ऐड करता है सिंथेटेज, तो 1 एटीपी की एनर्जी और 2 जीटीपी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यूज होती है। अब ट्रिपल यू है यहां, तो अगला टीआरएनए ये ईएफटीयू कौन सा लाएगा? ट्रिपल ए एंटीकोडोन वाला, उस पर उसका जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है वो होगा। ये स्पेसिफिसिटी की समरी कर रहा था मैं, तो ये कह रहा था कि ये सारी की सारी सिंथेटेजेस के जरिए रेगुलेट होती है। सिंथेटेजेस ने खास टीआरएनए पर खास अमाइनो एसिड लगा और ये अमल चलता जाएगा जब तक के स्टॉप कोडोन ए साइट में एक्सपोज नहीं हो जाता। ये ए साइट है, इस ए साइट में अगर स्टॉप कोडोन आ जाए, नाउ बिगिंस द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन का अमल शुरू हो जाता है। स्टॉप कोडोन यूएए, यूजीए और यूएजी हैं। यहां इन तीनों में से कोई एक आ जाए, यूएए, यूजीए एंड यूएजी, इन तीनों को कहते हैं स्टॉप कोडोन्स। अगर ए साइट में इन तीनों में से कोई एक आ जाए, नाउ बिगिंस द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। ये प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाए। कौन करवाएगा? देयर आर टर्मिनेशन फैक्टर्स दैट आर कॉल्ड रिलीजिंग फैक्टर्स। रिलीजिंग फैक्टर 1, इसका रोल उतना नोन नहीं है। रिलीजिंग फैक्टर 1 कब आकर लगता है? रिलीजिंग फैक्टर 1 यूएए और यूएजी पर आकर लगता है। RF1, UAA, UAG, अगर ये दोनों में से कोई आए तो RF1 लगता है। और RF2, RF2 UAA और UGA को रिकॉग्नाइज करता है। RF2 UAA और UGA को रिकॉग्नाइज करता है। इन दोनों के लिए ये है, यानी कि UAA के लिए दोनों ऑप्शंस, कोई सा भी रिलीजिंग फैक्टर आ जाएगा और आके यहां RF2, फॉर एग्जांपल UAA है ना, तो RF2 या 1 कोई भी लग सकता है। ये रिलीजिंग फैक्टर ए साइट में लगेगा। इलोंगेशन के दौरान ए साइट में अगला टीआरएनए आता है, लेकिन टर्मिनेशन के दौरान यहां इनमें से कोई रिलीजिंग फैक्टर आकर बाइंड होता है, और जब बाइंड होता है तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन को राइबोसोम एक खास तरतीब से रिलीज कर देता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे सिंथेसाइज हो? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो मैसेंजर आरएनए पे आया, 5 to 3 प्राइम ओरिएंटेशन में उसको रीड किया गया और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन्स रखने वाले ट्रांसफर आरएनएज ने, अडेप्टर और कैरियर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? उन्होंने अमाइनो एसिड्स यहाँ इस कॉम्प्लेक्स पर ट्रांसफर किए और उन अमाइनो एसिड्स के बॉन्ड्स बनवाए राइबोसोम। सो राइबोसोम इज ट्रांसलेटर। So this process is called as translation or protein synthesis. This is all about translation. Thank you.